हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है वो क्या है, पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में 2 लेक्चर्स हमने जो पढ़े थे उसमें हमने 1 डायमेंशनल केस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 1 डायमेंशनल केस कि एक फ्री पार्टिकल यदि 1 डायमेंशन में मोशन कर रहा है तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी, उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है ना, हाउ इट विल बिहेव क्वांटम मैकेनिकली। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन का केस पढ़ेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो एक्चुअली में आज हमें पढ़ना है तो मैं आपको एक क्विक ग्लैंस दे देता हूं। तो आज सबसे पहले हम पोटेंशियल फंक्शन देखेंगे कि एक पार्टिकल जो होगा 3 डायमेंशन में, चाहे वो क्यूबिक बॉक्स में हो या रेक्टेंगुलर बॉक्स में, उसका पोटेंशियल क्या होगा। फिर मैं आपको टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन बताऊंगा इसी केस के लिए। फिर हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करेंगे यूजिंग सेपरेबल मेथड्स, सेपरेबल वेरिएबल मेथड्स। ठीक है ना, फिर हम जनरल सॉल्यूशन देखेंगे इस केस के लिए। देन वी विल अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस एंड यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस वी विल फाइंड द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल विच इज कन्फाइंड इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स। समझ में आया? और फिर हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन देखेंगे हर डायमेंशन के लिए। ठीक है ना, एक्स वाई जेड। फिर हम क्या करेंगे, टोटल नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो आएगा, ठीक है ना, जो 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को, वो जो 3 डायमेंशन केस को हमें डिपिक्ट करेगा। समझ में आया? फिर हम देखेंगे कि एनर्जी क्या होगी पार्टिकल की इन अ 3 डायमेंशन केस। फिर उसके बाद पार्टिकल इन अ क्यूबिकल बॉक्स, यानी हम यदि अभी हम क्या करेंगे, एक क्यूबॉइड केस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि यदि क्यूबॉइड ना होके हमारा पार्टिकल क्या हो, एक क्यूबिकल बॉक्स में हो, तो उस केस में उसका एनर्जी क्या होगा, उस केस में उसका वेव फंक्शन क्या होगा। समझ में आए बात? और डिग्री ऑफ डीजेनरेसी देखेंगे कि डीजेनरेसी क्या होगी इस केस में। ठीक है ना, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा कि डीजेनरेसी किस स्टेट में कितना है। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है हमारा और काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछता है। ठीक है ना, आपको वेव फंक्शन याद है क्या होता है, आपको एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ये यदि आपको पता है और केस कौन सा दे रखा है तो हम आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। समझ में आया? तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल हमारा जो केस होगा ये एक्सटेंशन ही है 1 डायमेंशनल केस का। तो 1 डायमेंशनल केस जो हमने पढ़ा था उसमें हमने 2 केस पढ़े थे। एक हमने क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक, और एक हमने क्या पढ़ा था, एसिमेट्रिक केस पढ़ा था। समझ में आई बात? ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशन केस है। तो जो पार्टिकल होगा ना हमारा 3 डायमेंशन केस में, वो किस में कन्फाइंड होगा, चाहे तो क्यूब में कन्फाइंड होगा वो, या क्यूबॉइड में कन्फाइंड होगा। क्यूबॉइड कहने का मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स भी आप कह सकते हो, और जिसकी क्या होगी, इनफाइनेटली हाई वॉल्स होगी। कहने का मतलब है, अब मान लो देखो ये केस देखो ध्यान से, तो ये क्या है, क्यूबॉइड है, पार्टिकल जो है इसके अंदर कन्फाइंड है। तो अंदर क्या है, पोटेंशियल 0, यानी अंदर क्या है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है। ठीक है ना, 3 डायमेंशन केस है, अंदर कहीं भी जा सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन देखो बाहर वाई जेड प्लेन में देखो पोटेंशियल इनफाइनाइट, एक्स जेड प्लेन में भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है ना, और एक्स वाई प्लेन में भी पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट। यानी बाहर पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, इनफाइनाइट पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है। इनफाइनाइट पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है तो वेव फंक्शन क्या होगा, 0। समझ में आई बात? कहने का मतलब है पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब वेव फंक्शन ही नहीं है ना, क्योंकि वेव फंक्शन ही पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है। तो वेव फंक्शन क्या होगा, बाहर है ना, आउटसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होगा, 0 होगा, और अंदर क्या होगा, कुछ वेव फंक्शन आएगा। वही हम देखेंगे कि हमारा वेव फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या हम कहें पोटेंशियल फंक्शन जो होगा अंदर जो होगा, ठीक है ना, तो वो कितना होगा हमारे पास, 0, और अदरवाइज क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी और कहीं जगह क्या होगा, इनफाइनाइट। समझ में आया? तो देखो आप हम इसको ना, आप काफी बुक्स में देखोगे इसको ए से भी डिनोट करते हैं, बी से भी डिनोट करते हैं, सी से भी, है ना। यानी जो डायमेंशन है, जो लेंथ है क्यूबॉइड की अलोंग एक्स एक्सिस, आप उसको ए मान लो, अलोंग वाई एक्सिस बी मान लो, अलोंग जेड एक्सिस सी मान लो, या हम एल एक्स कोमा एल वाई कोमा एल जेड भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये दीज आर जस्ट द डिनोटेशन। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। तो जो एल एक्स एंड एल वाई एल जेड क्या डायमेंशन है वॉल की, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, पोटेंशियल क्या है, 0 है इनसाइड द वेल, और इनफाइनाइट कहाँ है, आउटसाइड। मतलब पार्टिकल जो है ना स्ट्रिक्टली कहाँ कन्फाइंड है, विद इन द वॉल। समझ में आया? तो विद इन द वेल द पार्टिकल इज कन्फाइंड। समझ में आई बात? अब हम इस पार्टिकल के लिए, इस केस के लिए क्या सोल्व करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करेंगे। अब देखो जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है हमारे पास 3 डायमेंशन में, तो यही होती है ना। 3 डायमेंशन में मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं यदि आपको ध्यान हो। समझ में आया? ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन में हमने इसको स्क्रोडिंजर इक्वेशन को लिखा। अब मैंने इसको, जो मेरे पास लैप्लेशियन ऑपरेटर होता है, इसको मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या बस ओपन किया है। तो डेलिस जो वेव फंक्शन है उसका डबल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, और ये मेरे पास क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। ये मेरे पास क्या है, वेव फंक्शन है, ये क्या है, एनर्जी। अब देखो हमें इनसाइड द वेल सोल्व करना है, क्योंकि आउटसाइड तो वेव फंक्शन 0 है, तो इनसाइड क्या है वेल में, पोटेंशियल 0। तो जब पोटेंशियल 0 तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ये टर्म 0 होगी, तो मेरे पास इक्वेशन सिंपली यही तो बचेगी।
समझ में आया। तो एक टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन आ गई मेरे पास फॉर पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। समझ में। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। समझ में आई बात। तो इक्वेशन को, इस स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स। समझ में आया। अब ये जो इक्वेशन है ना, देखो 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, ये x पर डिपेंड कर रही है, ये y पर डिपेंड कर रही है और z पर डिपेंड कर रही है। समझ में आया। तो इसका मतलब जो मेरा वेव फंक्शन होगा वो वेव फंक्शन भी क्या होगा, इन तीनों पर ही निर्भर करेगा। समझ में आई बात। तो हम क्या करेंगे, जो वेव फंक्शन है ना, प्रोडक्ट है 3 फंक्शंस का, अब वो क्या है वो हम अभी निकालेंगे। समझ में आया। तो वेव फंक्शन क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, इट इज अ फंक्शन ऑफ y, इट इज अ फंक्शन ऑफ z। समझ में आई बात। तो वेव फंक्शन जो है उसका हमने फॉर्म लिख लिया। अब ये एक्चुअली में आएगा क्या हमें तो पता नहीं, इसको सोल्व करेंगे हम, इसको निकालेंगे कि एक्चुअली में है क्या। समझ में आया। तो देखो हर वेरिएबल क्या सेपरेट है। समझ में आया। ये x, ये y, ये z। अब इसको ना वेव फंक्शन को क्या करके उठा के स्क्रोडिंजर इक्वेशन में रख दो। तो जब हम इसको स्क्रोडिंजर इक्वेशन में रखेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब होगा तो y z तो बाहर रहेगा, है ना। समझ में आया। तो देखो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, प्लस इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो x z बाहर रहेगा और ये मेरे पास ये आएगा। समझ में आया। ठीक है। जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो x y मेरे पास बाहर आ गया और ये मेरे पास सिंपली कितना आ गया, ठीक है। ये कोई डाउट है, समझ में आया। और हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ई फाई। ये हमारे पास क्या गई, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कन्फाइंड इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। समझ में आया। अब देखो क्या करना है, अब हम दोनों साइड क्या करते हैं ना, इसी से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसी से डिवाइड। तो जब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, अब ध्यान से देखो, तो जब मैं नीचे एक्स वाई जेड लिखूंगा तो वाई जेड तो कट जाएगा, तो सिंपली मेरे पास क्या बचेगा, अपोन में एक्स ही तो बचेगा। समझ में आया। तो मेरे पास यदि आप ध्यान से देखो ये केस बनेगा, ठीक है ना। यहाँ नीचे वाई आएगा और मेरे पास यहाँ क्या आएगा, ये। कोई डाउट है, डाउट होता मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ मेरे पास ई बचेगा, क्योंकि जब मैं नीचे एक्स वाई जेड से दोनों साइड डिवाइड करूंगा तो वेव फंक्शन भी हमने उसी फॉर्म का बनाया है, तो ये दोनों क्या हो गए, कट कर गए। ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे स्क्रोडिंजर इक्वेशन को और फिर क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे स्क्रोडिंजर इक्वेशन में इसको ना स्क्रोडिंजर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, डिवाइड कर देंगे फाई से, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गए जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। समझ में आया। तो आपको अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है। समझ में आया। तो ये टर्म क्या देनी चाहिए, ये टर्म देनी चाहिए एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, ये टर्म क्या देनी चाहिए, एनर्जी अलोंग वाई एक्सिस, और ये क्या टर्म देनी चाहिए, एनर्जी अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आया। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, ई एक्स क्या होगा मेरे पास, माइनस के एच का टी स्क्वायर अपोन में 2m। समझ में आया। 1 अपोन में x, और ये मेरे पास सिंपली ये आ गया। ठीक है। समझ में आया। अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन यदि आप गौर से देखो, एनर्जी तो ये होती है ना हमारे पास, ध्यान से देखो ये होती है ना एनर्जी, तो ये मेरे पास क्या आएगा, वेव नंबर आएगा, है ना, के स्क्वायर एक्स, वेव नंबर अलोंग क्या है, एक्स डायरेक्शन, ये वेव नंबर अलोंग वाई डायरेक्शन। समझ में आया। तो इसी तरीके से मैं हर एक को केस को मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या आएगा, देखो माइनस के के स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस के स्क्वायर रखेंगे, माइनस बाहर भी तो है ना, तो ताकि प्लस हो, क्योंकि एनर्जी प्लस में ही तो होगी। ये भी क्या होना चाहिए, माइनस के स्क्वायर वाई, यानी एनर्जी है, यदि मैं माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ। समझ में आया। और ये मेरे पास माइनस के जेड स्क्वायर। ठीक है। ये सिंपली क्या है, मेरे पास वेव नंबर आ गए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है, तो देखो ई एक्स टर्म मेरे पास क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या, सम ही तो है इन कंपोनेंट्स का, इन सारे कंपोनेंट्स का क्या टोटल एनर्जी सम है। तो देखो के स्क्वायर एक्स है ना, माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के स्क्वायर एक्स आएगा ना। देखो ये वाई डायरेक्शन और ये क्या होगी, जेड डायरेक्शन, इन तीनों को जोड़ देंगे तो सिंपली मेरे पास ये आएगा, या मैं कह सकता हूँ ये क्या है, के स्क्वायर है। ठीक है ना, टोटल वेव नंबर। समझ में आई बात। तो ये बात ध्यान रखना है। अब हम सोल्व करेंगे अपना जनरल सॉल्यूशन। अब देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ईच कोऑर्डिनेट के लिए, तो जो एक्स एक्सिस में हमारे पास फॉर्म आई है वो यही तो आई है। समझ में आया। वाई डायरेक्शन के लिए ये आया है और जेड डायरेक्शन के लिए ये आया है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। समझ में आया। अब देखो इसको नहीं, इस फॉर्म को तो हम पिछले 2 लेक्चर से सोल्व करते आ रहे हैं। समझ में आया। तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में वो क्या होगा, देखो मैं यदि इसका सॉल्यूशन की बात करूं, x फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, देखो a साइन के एक्स प्लस के b कोस x। समझ में आया। इसके लिए देखो y क्या होगा, साइन ले लेंगे, कोस ले लेंगे, कांस्टेंट मैंने अलग अलग कर दी। सिमिलरली z का भी आ गया, तो तीनों का फॉर्म आ गया। समझ में आया। अब देखो इसको तो हमने क्या लिखा हुआ है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा है। मैंने आपको, यदि आपने मेरे 2 लेक्चर्स प्रीवियस ध्यान से सुने हो तो मैंने उसमें बताया था हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि इसको लिखूंगा तो मुझे फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, ये ठीक है ना ये। लेकिन हमें इसका भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, साइन कोसेक्स का वैल्यूज हमें पता होती है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते और इससे नहीं होता है, आसानी से हम इससे भी कर सकते हैं। मैंने इससे भी कराया हुआ है। आप यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स को यदि ध्यान से देखोगे तो आप चीज़ों को समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आया? यदि नहीं वो क्या है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान होना चाहिए, हम जब मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यदि इस फॉर्म में है तो उसके सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। क्या अप्लाई करेंगे? बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं ना, इसको ले लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे और फिर हम इसको सोल्व करेंगे, एक एक करके सोल्व करेंगे। तो हम बाउंड्री कंडीशंस पहले इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो वेव विद इन द, जो हमारे पास पार्टिकल है वो विद इन द वेल है ना, वेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात? तो बाउंड्री पर आप ध्यान दो, यदि मैंने जब आपको बाउंड्री कंडीशंस भी पढ़ाई थी, यानी फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस आपको बताया था, एट बाउंड्री जो हमारा जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात? ठीक है ना, बिकॉज एट द बाउंड्री पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो देखो तो x इज इक्वल टू 0 जब मैं पुट करूंगा तो ये क्या आएगा 0, और x इज इक्वल टू LX पुट करूंगा तो तब भी क्या होना चाहिए, ये वेव फंक्शन 0। समझ में? तो मैंने x एक्सिस कह लूंगी तो लिया है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, तो जब मैं इसमें पहले मैं ये कंडीशन पुट करता हूँ, तो मैं जब 0 पुट करूंगा तो देखो वेव फंक्शन तो 0 होना चाहिए, तो जब ये 0 हो गया, समझ में आया, फिर मैं a लिखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, फिर प्लस के b लिखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा तो कोस 0 1 होता है तो b बचेगा, ये भी क्या आएगा 0 बन जाएगा, a इंटू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो b की वैल्यू तो मेरे पास सिंपली 0 आ गई, तो मेरे पास ये टर्म तो गई क्योंकि b तो 0 हो गया ना, तो मेरे पास अब वेव फंक्शन बचा क्या, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन ये बचा। मैंने बाउंड्री कंडीशन लगा के इसको ऐसे रिड्यूस कर लिया। अब देखो बाउंड्री कंडीशन बची है उसको भी लगाते हैं, है ना। यदि लेंथ x हो तो यानी यहाँ भी 0 होगा, समझ में, ये 0 हो गया, तो मैं यहाँ a लिखूंगा साइन kx और ये मेरे पास क्या आ गया lx। समझ में आया? अब देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो a तो 0 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि b ऑलरेडी 0 हो चुका है, हम a भी 0 कर देंगे तो पूरा वेव फंक्शन ही 0 हो गया। हम सोल्व क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे एक पार्टिकल है ना, विद इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स। जब हम पार्टिकल कह रहे हैं तो फिर हम उसका मतलब उसका कुछ वेव फंक्शन आना चाहिए। समझ में? तो वेव फंक्शन तो तभी आएगा जब ये a 0 नहीं होना चाहिए। समझ में? क्योंकि b तो ऑलरेडी 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो पार्टिकल ही नहीं है इसका मतलब वहां पे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो a तो 0 होना नहीं चाहिए, तो उसका मतलब क्या, ये टर्म 0 होगी, है ना, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, तो a 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है। तो साइन थीटा 0 होने का मतलब है ये टर्म क्या होनी चाहिए, KL क्या होना चाहिए, n पाई, जहाँ पे n क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। समझ में? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है n 0 नहीं होना चाहिए। समझ में? ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाए थे ऐसे केस, यदि आपको ध्यान हो, यदि आप ध्यान से चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आप जान पाओगे, क्योंकि जैसे ही n 0 होगा तो वेव वेक्टर 0 हो गया, तो वेव वेक्टर kx 0 होने का मतलब है एनर्जी अलोंग ये क्या हो गई 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? ठीक है ना, पार्टिकल की कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होती है, ध्यान रखना। क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी पार्टिकल का एनर्जी 0 नहीं होता है। मैंने बहुत केसेस आपको दुनिया भर के एग्जांपल्स आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाए हैं और रीजंस भी दिए कि हाउ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सपोर्ट्स दिस आइडिया दैट अ पार्टिकल दैट अ क्वांटम पार्टिकल, है ना, और अ क्वांटम सिस्टम कैन नॉट हैव अ 0 एनर्जी। समझ में? इट मस्ट हैव सम मिनिमम एनर्जी। तो देखो k कितना आ गया, n पाई अपॉन में l आ गया। समझ में? तो ये है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टफ नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरे भी को सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो यदि मैं देखो दूसरा केस यदि सोल्व करूं तो मेरे पास क्या था, साइन ky y प्लस के d कोस ky। समझ में? ये तो देखो यदि मैं पहली कंडीशन लगाऊं कि x 0 पे सॉरी यहाँ y आएगा, है ना, कि y जब 0 होगा तो मेरा y वेव फंक्शन जो होगा वो भी 0 होना चाहिए, तो ये मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये मेरे पास d आ गया, तो d क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। समझ में आया? तो d 0 हो गया तो ये पूरी टर्म गया, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये बचा। ठीक है ना, c साइन
के वाई, ठीक है। सिमिलरली दूसरी कंडीशन लगाकर यदि y मेरे पास क्या हो, एल वाई हो, है ना, तो वेव फंक्शन मेरे पास क्या होगा, 0 होगा, है ना, एल वाई केस में भी। तो सेम जब हम निकालेंगे तो यही कंडीशन आएगी। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, के एक्स इतना आया है, यहाँ पर क्या आएगा, के वाई जो होगा एन वाई पाई अपॉन में एल वाई, समझ में आया, ठीक है। तो जैसे अभी हमने के कंपोनेंट वो एक्स कंपोनेंट के लिए निकाला, ठीक है, के आ गया, तो हमारे पास वेव फंक्शन देखो क्या बचा था, ये तो वेव फंक्शन बचा था हमारे पास, है ना, क्योंकि बी तो हमारे पास 0 हो गया था, समझ में आया। तो वेव फंक्शन सिर्फ ये और ये वेव फंक्शन हमारे पास बचा था। तो के की वैल्यू जब मैं इसमें रखूंगा तो ये सिंपली मेरे पास ये बनेगा, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन करें हम यदि इस वेव फंक्शन का, तो यदि आपको ध्यान हो मैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन कराता आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्टली मैंने मेंशन कर दिया है। तो एन पाई एक्स अपॉन में एल एक्स है, 0 टू मेरे पास क्या है, एल एक्स होगा ना। तो इसके दौरान जो इंटीग्रेशन होगा तो हम ए का वैल्यू जो आएगा वो कितना होगा, √2 अपॉन में एल एक्स, समझ में आई बात, ठीक है। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास x वेव फंक्शन तो हमने सोल्व कर लिया ना, वेव फंक्शन इन y डायरेक्शन। तो देखो उस केस में क्या आएगा, के वाई इज इक्वल टू एन पाई वाई, ये आएगा और सिंपली ये आएगा, समझ में आया। अब ध्यान से देख सकते हो, बस कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट चेंज किया है ना, x है तो यहाँ y हो गया, यहाँ x है तो यहाँ y हो गया, यहाँ x है तो यहाँ y होगा। इसीलिए सिमिलरली हम y के लिए और z के लिए सोल्व कर सकते हैं, कोई डाउट है, ठीक है। यदि हम टोटल नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की बात करें, तो जो टोटल नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा हमारे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस, इनका प्रोडक्ट होना चाहिए सिंपली ये, है ना, सॉरी, समझ में आया। तो ये है, अब देखो ध्यान से देखो, यही तो हमने एज्यूम किया था। अब हम यहाँ पर जब x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू रखेंगे, z का वैल्यू रखेंगे, तो देखो इन तीनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है। तो जब 2 × 2 4, 4 × 8, ठीक है, तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। देखो √8 एल एक्स एल वाई एल जेड, ये आ गया, ठीक है ना। काफी बुक्स में इसको देखो, ध्यान से देखो, यदि तुम ऐसे मेंशन किया था 8 अपॉन में ए बी सी, तो ए बी सी वही है, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस, समझ में। अब एक्चुअली हमने प्रीवियस क्लास में भी लेंथ लिया है एल, तो वो थोड़ा स्मूथली उसी फॉर्म में रखने के लिए, लॉजिकल सिस्टमेटिक फ्लो में रखने के लिए मैंने एल सेट किया है। और एन जो है ना, क्वांटम नंबर्स जो मेरे पास हैं, ये ध्यान रखो पॉजिटिव होंगे, है ना, मैंने आपको बताया था 0 नेगेटिव नहीं होंगे, समझ में आया। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएंगे, एनर्जी नेगेटिव आएगा, एनर्जी नेगेटिव मेरा एक्चुअली में क्वांटम पार्ट, मतलब इस केस में मेरा नेगेटिव एनर्जी नहीं होता, समझ में आया, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, वैसे आप गौर से देखो, मान लो नेगेटिव हो भी जाए, ये नेगेटिव ले लो, ये नेगेटिव ले लो, ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ से एक नेगेटिव आ जाएगा, वेव फंक्शन नेगेटिव कुछ शो नहीं करेगा, ठीक है। तो वेव ये मेरे पास पॉजिटिव होंगे और 0 नहीं होंगे, 0 मैंने बताया वही वेव नंबर, ये 0 हो जाएगा, तो क्या 0 हो जाएगा, एनर्जी 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कोई क्वांटम नंबर 0 नहीं होता, बिकॉज इफ एनी वन ऑफ देम इज 0, क्योंकि यदि कोई सा भी 0 हो गया तो एक भी 0 हो गया तो पूरे सारे 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि जब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो एक 0 हुआ तो 0 के मल्टीप्लाई सब होते सब 0 हो जाएगा, जो कि इसका मतलब क्या, पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बॉक्स। लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं, पार्टिकल एग्जिस्ट करता है बॉक्स में, है ना, समझ में आई बात। अब बात करते हैं हम एनर्जी आइगन वैल्यूज की। तो देखो हमने वेव वेक्टर निकाला था कि हर डायरेक्शन में, है ना, समझ में आया। देखो यदि आप ध्यान से पूरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो ना, मैंने एक ही फॉर्मेट में वेव वेक्टर को रखा है, ठीक है ना, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी, ये हो गई, समझ में आया। हम एक एक करके यहाँ पे जब रखेंगे के का वैल्यू, तो देखो n स्क्वायर एल स्क्वायर पाई स्क्वायर आएगा, है ना। तो पाई स्क्वायर तो देखो बाहर ले लिया और सिंपली n स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर एक्स ये आ गया, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है ना, n स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर बी स्क्वायर और n स्क्वायर जेड सी स्क्वायर, समझ में आया। तो ये एक्चुअली में क्या था, ये तो हमने रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड बॉक्स ही तो माना था। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आती है। यदि एक डायमेंशन का केस हो, तो एक डायमेंशन के केस में ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये एनर्जी होगी, एक डायमेंशन का केस है ना, समझ में आया। एक्स लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैंने एन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। और ये क्या हो गया, एल स्क्वायर, एक डायमेंशन का केस। यदि दो डायमेंशन की बात हो तो ध्यान रखना यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास सिंपली एन स्क्वायर एक्स वाई एल स्क्वायर वाई, दो डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ ही आएगा, थर्ड वाला केस होगा नहीं, समझ में आया। काफी बार घुमाने के लिए वो दे देता है। तो जब भी दो डायमेंशन का केस आ जाए तो देखो ये टर्म यहाँ से क्या होगी, हट जाएगी, है ना, और यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, समझ में आया। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही इन दो की तो मल्टीप्लाई होगी, यदि एक्स वाई डायरेक्शन दिया हुआ है तो इन दोनों वेव फंक्शंस का होगा, ठीक है ना। तो काफी बार ऐसे घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए भी देता है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना।
तो जो मेरे पास लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी होगी, तो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी कब होगी, जब मेरे पास ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी में NX NY NZ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 हो गया तो ये आ गया। अब जो एनर्जी होगी ग्राउंड स्टेट की वो किस पर निर्भर करेगी, LX पर, LY पर, LZ पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गए पार्टिकल के लिए, समझ में आया, उसके डायमेंशंस पर निर्भर करेगी फिर एनर्जी। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब देखो पार्टिकल इन अ क्यूबिकल बॉक्स, बात करते क्यूब का। अब देखो हमने अभी तक तो क्यूबॉइडल की बात की थी, तो क्यूब के केस में क्या होता है, हमारे पास सारी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होगी, और मान लो सभी क्या ले लिया मैंने, L, ठीक है ना, कोई डाउट है। आप चाहे तो बना सकते हो बॉक्स को, कैसे बनाओगे, क्यूबॉइड बना लो एक, ठीक है ना, ये सिंपली ये मेरे पास हो गया। तो ये भी 0 से L, 0 से L, और ये 0 से L, हर डायरेक्शन में सेम हो गया। तो यहाँ पे देखो जब ये इसको गौर से देखना, तो टोटल मेरे पास जनरली तो ये फंक्शन है, तो L L L L कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास ये बचेगा ना n² x प्लस n² y प्लस n² z, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना। अब हमारे पास जनरली क्या होता है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, h² π² 2ml² n², समझ में। अब यहाँ n² है क्या, देखो n² जो है ना, n² x प्लस n² y प्लस n² z, ये हो गया। अब कौन डिसाइड करेगा कि एनर्जी कम कब है, ज्यादा क्या है, n² की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा, n की वैल्यू जितनी कम एनर्जी उतनी कम, समझ में आया। तो इसका कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा, समझ में आया। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि हम नॉर्मलाइज्ड कोरस्पोंडिंग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की यदि बात करें, तो देखो सिंपल है, यहाँ पे LX LY LZ था, तो देखो L³ हो गया, और ये सिंपली यहाँ L L L आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं डिग्री ऑफ डीजेनरेसी की। तो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी देखो क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी डीजेनरेसी के बारे में पढ़ाया था, एक अलग से लेक्चर है, ठीक है ना, डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शंस पर एक अलग से मैंने लेक्चर किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी क्या होता है एनर्जी लेवल्स में, कि जो रिफर्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस, कितने इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है कोरस्पोंडिंग टू सेम एनर्जी लेवल। कहने का मतलब है, मान लीजिए, अब ध्यान से देखो, ये अब मान लो मेरे पास कोई ऑपरेटर है ना, मान लो जैसे मेरे पास एनर्जी एक ऑपरेटर हो गया है ना, मैंने वेव फंक्शन पर अप्लाई किया, φ1 वेव फंक्शन पर, तो मुझे क्या मिला, एनर्जी मिली, ठीक है, और वही वेव फंक्शन मिल गया। तो यही तो होता है जनरली आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, वही ऑपरेटर, एनर्जी का ऑपरेटर किसी दूसरे आइगन फंक्शन पर अप्लाई किया और मुझे सेम एनर्जी मिली। फिर मैंने क्या किया, वो ऑपरेटर किसी दूसरे तीसरे आइगन फंक्शन, डिफरेंट आइगन फंक्शन पर अप्लाई किया और सेम एनर्जी मिली। तो कहने का मतलब क्या है, तो देखो एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी लेवल, यानी सेम तो एनर्जी मिल रही है, और आइगन फंक्शंस क्या डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस जितने होंगे उतनी डिग्री ऑफ डीजेनरेसी होगी। तो यहाँ पे ऐसा कितना है, 3, तो 3 होगी, डीजेनरेसी कितनी आएगी, 3, समझ में आया। तो यदि हर वेव फंक्शन का अलग अलग एनर्जी है, वेव फंक्शन की यदि अलग अलग एनर्जी है, या ऐसा कह सकते हैं हर वेव फंक्शन का अलग आइगन वैल्यू है, तो वो नॉन डीजेनरेट होगा। ये यहाँ पर क्यूबिकल केस में जनरली क्या होता है, डीजेनरेट होता है, समझ में आया, ठीक है ना। तो कितनी डीजेनरेसी होगी वो मैंने आपको बताया, वो रिफर करेगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन कितने हैं कोरस्पोंडिंग टू सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। पहली तो बात ये। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, जो डीजेनरेसी होती है ना जनरली, वो किसकी वजह से जनरेट होती है, वो सिमेट्री ऑफ पोटेंशियल, उस पोटेंशियल की सिमेट्री की वजह से जनरेट होती है, समझ में आया। और वो सिमेट्री कैसी भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रोटेशनल सिमेट्री हो, ठीक है ना, या स्पेशल सिमेट्री हो, ट्रांसलेशनल सिमेट्री हो, कुछ भी हो सकता है, सिमेट्री होनी चाहिए, सम सिमेट्री होनी चाहिए, जिसकी वजह से डीजेनरेसी होती है। ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिमेट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीजेनरेसी, ठीक है। बस अभी यही ध्यान रखना है कि जो डीजेनरेसी होती है इट इज बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ सिमेट्री कहाँ है, देखो अब मैंने जैसे बताया किसी भी तरह की सिमेट्री हो सकती है, ये क्यूबिक वेल पोटेंशियल है ना, क्यूबिक वेल पोटेंशियल कहने का मतलब वही है, क्यूबिकल बॉक्स ही है। तो जो सिमेट्री है ना यहाँ पर कहाँ एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद द इक्विवेलेंस ऑफ ऑल 3 स्पेशल डायरेक्शन, एक्स वाई जेड, तीनों की तीनों इक्वल है, तो यहाँ सिमेट्री है, समझ में आया, ठीक है। यदि मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करूं, क्यूबॉइडल बॉक्स जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, वहां कोई डीजेनरेसी है नहीं, क्योंकि तीनों डायमेंशन अलग अलग हैं,
समझ में आया? तो इसी वजह से डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं करती, समझ में आया? रेक्टेंगुलर बॉक्स में ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर बॉक्स में डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं करती, पहली तो बात ये। दूसरा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कोई डीजेनरेसी ऐसी वो मतलब डीजेनरेसी नहीं है ना, क्योंकि तीनों डायमेंशन इक्विवेलेंट है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो डीजेनरेसी तो होगी नहीं। क्यूबिकल पोटेंशियल में डीजेनरेसी है। और हमने, आप दिमाग में यदि थोड़ा सा जोर लगाओ, हमने वन डायमेंशनल केस पढ़ा था, उसमें हमने सिमेट्रिक केस जब पढ़ा था तो उसमें मैंने पोटेंशियल बताया था रिस्पेक्ट टू ओ, ये मैंने -L/2 और L/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पे तो डीजेनरेसी नहीं आती है, अलग अलग वेव फंक्शन के लिए अलग अलग एनर्जी होती है। एक्चुअली में ना ये, क्योंकि यहाँ पे एक ही तो वेव नंबर इन्वॉल्व है, वो सॉरी एन की वैल्यू क्या है, एक ही है, तो इस वजह से सिमेट्री तो डीजेनरेसी नहीं आई है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वन डायमेंशन है ना, तो वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही एन की वैल्यू आती है, 3 डायमेंशन में तो एन की कितनी वैल्यू आती है, 3 वैल्यू आती है। अभी इसको आप ध्यान से ऐसे देख सकते हो, ठीक है ना। अब चलो खैर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी इस एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे मैंने ना एनर्जी लेवल्स लिए बनाए हैं और कुछ डीजेनरेसी बनाई है क्यूबिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है ना। अब देखो, तो क्यूबिक पोटेंशियल की बात कहने का मतलब सिंपली वही है, ठीक है ना। हमारे पास तीनों डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। उसके लिए एनर्जी क्या होती है, हमारे पास एनर्जी होती है E = h² π² 2mL², समझ में आया। और ये n² x + n² y + के n² z। अब गौर से देखो ध्यान से, यदि मैं ग्राउंड लेवल की बात करूं तो जो पहली स्टेट होगी, तो देखो एन, ये 1 ये 1 ये भी 1, तो देखो 1 1 आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब 1 लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3। तो देखो 3 π² h² 2mL²। तो ये तो मेरे पास ग्राउंड स्टेट आ गई, क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट, समझ में आया, ठीक है। तो मेरे पास जो वेव फंक्शन होगा, वो वेव फंक्शन क्या होगा, 1 1 1, है ना, क्योंकि वेव फंक्शन क्या है, nx ny nz ही तो है। तो वेव फंक्शन को मैं कैसे डिनोट करूंगा, ऐसे डिनोट करूंगा, 1 1 1, समझ में आया। तो देखो एक ही वेव फंक्शन है और एक ही एनर्जी है, तो नन डीजनरेट आ गया, समझ में आया। अब देखो, अब इसके बाद और क्या एनर्जी हो सकती है, तो देखो हमने देखो 1 1 लिया है ना, अब इसको 2 बना दिया मैंने यहाँ, तो मेरे पास क्या ले लिया, देखो 2 1 1, ये हो सकता है, समझ में आया। nx की वैल्यू 2 ले ली, ny की वैल्यू 1 ले ली, nz की वैल्यू 1 ले ली। अब ये रोटेट भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हो जाए, समझ में आया, ये केस हो जाए। अब यहाँ पे ये nx था, ये ny था, ये nz था, समझ में आया। ये nx था, ये ny था, ये nz था, ये nx था, ये ny था, ये क्या था, nz था, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, ny तो 1 है, यहाँ ny कितना है, 2 है, यहाँ nz कितना है, 2 है। लेकिन तीनों केस में तो एनर्जी सेम ही आएगी, समझ में आया। देखो यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर करके तो जुड़ रहा है, तो यहाँ पे देखो कैसे भी कर लो, स्क्वायर करके जोड़ना, तो 4 + 1 5 और 1 6, तो देखो 6 π² h² 2mL²। ये देखो तीनों केस में क्या एनर्जी क्या है, अलग अलग, वो सेम एनर्जी है। ये क्या है, फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसको हम कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर n का 3 वैल्यू था, तो हमने इधर उधर हम क्या कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। जब n का एक ही वैल्यू होगा, तो एक ही वैल्यू होगा, तो वेव फंक्शन भी एक ही आएगा, एनर्जी भी एक आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था डीजेनरेसी एग्जिस्ट नहीं करती वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में, समझ में आया, क्योंकि वहाँ एक ही क्वांटम नंबर होता है। यहाँ डीजेनरेसी इसलिए एग्जिस्ट कर रही है, सिमेट्री है ना, और हम देखो इसको क्या कर सकते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के इधर उधर कर सकते हैं। अब देखो 3 वेव फंक्शन है, देखो इस वेव फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे 2 1 1, 5 1 2 1, 5 1 1 2, ये तीनों वेव फंक्शन क्या है, अलग अलग। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो जो पहला वाला वेव फंक्शन है 2 1 1, इसको हम लिखेंगे, हम लगाएंगे √8, समझ में आया। यहाँ क्या लिखेंगे, L3, समझ में आई बात। तो यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, साइन। देखो n का वैल्यू कितना है, nx कितना है, 2, तो 2 πx/L, समझ में आया, साइन। देखो ये कितना है, 1 है ना, समझ में आया, ये y1 है ना, तो देखो 1 πx/L, साइन πx/L ये आएगा। लेकिन यदि मैं 1 लिखूंगा, तो देखो 8/L, साइन। अब ये πx/L आएगा, सॉरी यहाँ देखो y आएगा, यहाँ भी z आएगा, है ना, ध्यान देखो। तो ये साइन यहाँ क्या आएगा, 2
पाई वाई अपॉन मेल, समझ में आया, और यहाँ क्या होगा पाई जेड अपॉन मेल। देखो ये अलग अलग वेव फंक्शन है और लेकिन इनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, सेम है, समझ में आया। तो देखो कितना है 3 फोल्ड है ना, तो ये ध्यान रखना हमेशा। देखो यहाँ पे यदि मैं एन स्क्वायर निकालूँ ना, एन स्क्वायर एक तरीके से इन तीनों का स्क्वायर करके देखो, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 9, यहाँ कितना 11, यहाँ कितना 12, यहाँ कितना 14, यहाँ कितना 17 है ना। तो एन, तो आप इस तरीके से ना एन स्क्वायर कितना आ रहा है उस हिसाब से ना एनर्जी कम कौन सी है ज़्यादा कौन सी आप पता कर सकते हो, समझ में आया। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। देखो जब 1 1 है तो इसको तो क्या ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना, तो नन डीजनरेट आएगा। 2 2 है तो क्या परमुटेशन क्या कॉम्बिनेशन लगाना, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास, सिंपली एक ही स्टेट है नन डीजनरेट। यदि 3 3 है तो क्या ही उसमें लगाना, समझ में आ रहा, तो उस केस में भी नन डीजनरेट आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात नोट करो, जब 2 वैल्यू सेम हो, देखो यहाँ 2 वैल्यू सेम, यहाँ 2 वैल्यू सेम, यहाँ 2 वैल्यू सेम, समझ में आया, तो कितना है 3 फोल्ड, यानी डीजनरेसी कितनी 3। अब जब तीनों वैल्यू अलग, यहाँ भी तीनों वैल्यू अलग, तो कितने वेव फंक्शन बने 6, यानी 6 और एक ही एनर्जी आ रही है, तो 6 वेव फंक्शन है एक एनर्जी, यानी 6 फोल्ड डीजनरेट, समझ में आया। अब यहाँ देखो जब 2 वैल्यू सेम है, जब 2 वैल्यू सेम है, जब 2 वैल्यू सेम है तो कितना डीजनरेसी है 3, तो जब 2 वैल्यू सेम आ रहा था तो डीजनरेसी 3 आ रही, जब तीनों की तीनों वैल्यू डिफरेंट तो डीजनरेसी कितनी है 6। देखो यहाँ तीनों वैल्यू डिफरेंट है तो डीजनरेसी क्या रही है 6। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में ये चीज़ आप याद रहेगी ना, ये तो आपका समय बचेगा वहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम में क्या बचेगा, आपका समय बचेगा, नहीं तो कंसेप्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।